हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में एक नया टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का जो अपना सिलेबस है वो बताया था कि हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या कवरेज होता है, कौन कौन से टॉपिक की क्या क्या वेटेज है, हमारे एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम ऑफिशियली अपना इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हो सकता है काफी सारा बच्चा ऐसा हो जिसने इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, लेकिन बहुत सारा बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा ही ना हो सकता है वो साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो, जिसकी वजह से उसने इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हो अच्छे से। साइंस बैकग्राउंड वालों ने नहीं पढ़ा होता, साइंस बैकग्राउंड से और आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हो। या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ते हैं 12th क्लास में, जैसे एग्जाम देते हैं भूल जाते हैं। तो मैं अपनी क्लासेस का रूल बता देता हूं। मेरे क्लासेस का रूल ये है, पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी ये है कि मैं ये मान के चलूंगा कि आप में से किसी ने भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो हम बिल्कुल बेसिक से यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक ही देखने को मिलेगा। देखो, इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। सर ये यहाँ पे पैसा क्यों उछल रहा है? ये पैसा इसलिए उछल रहा है क्योंकि जैसे ही आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है मेनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के साथ। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो पैसों के साथ डील करता है सर, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है। अगर अगर आपकी मम्मी ने आपको अगर आपकी मम्मी ने आपको घर पे चाउमीन बना के खिलाए और आपने उसको खाया और आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। लेकिन वही चाउमीन आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाकर आ रहे हो जहां पे आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो सर वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, जिसकी वजह से ये जो पैसा है वो ऊपर से उछल रहा है, गिर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब मॉनिटरी टर्म से लिया जाता है। सर इकोनॉमिक्स के अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में दो तरीके का एनालिसिस मेनली किया जाता है। एक होता है डिमांड एनालिसिस और एक होता है कॉस्ट का एनालिसिस। मतलब इकोनॉमिक्स में एक तो हम डिमांड का एनालिसिस करते हैं कि मैं अगर एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कितना बिक जाएगा, छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है पूरी इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में कितना बिक जाएगा, पूरी इकोनॉमी में कितना बिक जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की मेरी कॉस्ट क्या आएगी, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की इकोनॉमी में क्या कॉस्ट आएगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरीके के एनालिसिस कवर किए जाते हैं। वन इज डिमांड एनालिसिस, किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, और कॉस्ट एनालिसिस मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या इनकर होगी, कॉस्ट क्या इनकर होगी। जो डिमांड एनालिसिस है, डिमांड एनालिसिस जैसा कि मैंने कहा इसमें क्या है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड एस्टिमेट की जाती है। तो डिमांड एनालिसिस डिटरमाइंस द सेल्स प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कितना बिक सकता है। इट हैज टू इंपॉर्टेंट पर्पज। एक तो उसकी फोरकास्टिंग करना कि सर कितना बिक जाएगा, और दूसरा मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड। सर ये मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे लगता है कि यार प्रोडक्ट प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन मार्केट में डिमांड कम है, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, डिमांड को मैनिपुलेट कर सकता हूं। कैसे? प्राइस को कम करके। क्योंकि अगर मैं प्राइस को कम करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है वो बढ़ सकती है। या फिर हो सकता है मेरा प्रोडक्शन कम हो, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। तो उस सिचुएशन में मैं किस तरीके से डिमांड को मैनिपुलेट कर सकता हूं? सर जो प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको अगर मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड एनालिसिस में हम फोरकास्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की डिमांड की, साथ में डिमांड को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान्स, कितना प्रोडक्शन करना है, इन्वेंट्री प्लान्स,
सर अपने पास स्टॉक में कितना रखना है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स, सर प्रोडक्शन करने के लिए, इन्वेंट्री में रखने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कैश बजट, सर कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेबर को पे करना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे, कितना खर्चा लगेगा, कितना कैश की जरूरत होगी। एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, एक्सपेंशन ऑफ द फर्म सिंपल सी बात है, अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ऑल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सेल, कहते हैं आप कितना प्रोडक्शन करोगे, कितना स्टॉक में रखोगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना कैश में खर्च होगा, बिजनेस को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना। सर ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे, क्योंकि अगर सेल कम होगी तो प्रोडक्शन कम करूंगा, इन्वेंट्री कम रखूंगा, इन्वेस्टमेंट कम करूंगा, खर्चे कम होंगे कैश में, एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी, सर उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिएगा, और मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। अगेन सेल्स जो है दैट डिपेंड अपॉन एडवर्टीजमेंट। सर सेल किस पे डिपेंड करती है, एडवर्टीजमेंट पे। जितना ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट करोगे उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हो। प्राइसिंग पॉलिसी, सर अगर आपका मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस है तो नो डाउट आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, अगर प्राइस कम करोगे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट प्लान, अगर आप टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते रहोगे आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, नो डाउट, सिंस दीज आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फॉर्म, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करना ना करना बिजनेस के अपने हाथ में है, प्राइसिंग डिसाइड करना बिजनेस के अपने हाथ में है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना बिजनेस के अपने हाथ में है, डिमांड कैन बी मैनिपुलेटेड। तो ये सारी चीजें करके भी आप डिमांड को मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर प्राइसिंग का एग्जांपल दिया था, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हो गया, इस तरीके से भी डिमांड को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सर डिमांड एनालिसिस में फोरकास्टिंग ऑफ सेल और मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड कवर होते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ सेल किस लिए जरूरी है सर, प्रोडक्शन प्लान, इन्वेंट्री प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, कैश बजट, एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना ये डिसाइड करने के लिए। और अगर आप डिमांड को मैनिपुलेट करते हो, एडवर्टीजमेंट से कर सकते हो, प्राइसिंग पॉलिसी से कर सकते हो, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट प्लान अडॉप्ट करके कर सकते हो, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सर डिमांड के साथ साथ इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट का एनालिसिस भी किया जाता है। डिमांड के साथ साथ इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का एनालिसिस भी किया जाता है। अब ये कॉस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, एक प्रोड्यूसर जो है जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बिल्कुल एनालाइज करना चाहेगा कि सर मैं अगर प्रोडक्ट बनाता हूं तो मेरा क्या खर्चा हो सकता है, बस वही कॉस्ट एनालिसिस है। तो कॉस्ट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस फर्म। सर क्यों, बिकॉज द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ध्यान देना एस्टिमेशन है ये कॉस्ट का, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट is crucial for the firm to plan out production, investment and finally the plant size या कहें तो expansion of the business। क्योंकि सर आपकी क्या कॉस्ट होगी, ये क्यों करना है सर, इसलिए करना है क्योंकि आपके पास कुछ पैसे की लिमिट तो होगी, ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड पैसा है। तो आप अगर कॉस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो आप ये आइडिया नहीं लगा पाओगे कि आपको प्रोडक्शन कितना करना है, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, आपके प्लांट का साइज क्या होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका सपना जो है, आपका जो ड्रीम है, वो तो हो सकता है कि मैं 10 लाख यूनिट बनाऊं, लेकिन अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए की कॉस्ट आए और आपका ड्रीम है 10 लाख यूनिट बनाना, तो 1 करोड़ रुपए होना भी तो चाहिए अपने पास। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट एनालिसिस इसलिए जरूरी है ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं मैं कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा, मैं जो मार्केट में डिमांड है उसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो प्लांट का साइज है, मेरी जो कैपेसिटी है, क्या उसके अकॉर्डिंगली मैं मार्केट की जो डिमांड है 10,000 1 लाख यूनिट जो भी है, क्या मैं उसको सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये जानने के लिए कॉस्ट एनालिसिस भी जरूरी है। और कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए इकोनॉमिक्स में अप्लाई होती है कॉस्ट की इक्वेशन, यू कैन से ऑल्सो कॉस्ट फंक्शन, जो कि हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो जस्ट आप केवल और केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हो। तो कॉस्ट इक्वेशन क्या होती है, C इज इक्वल टू A प्लस BX1
प्लस CX2 प्लस U। नो डाउट इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कॉस्ट फंक्शन में इक्वेशन देखने को मिलती है। तो कॉस्ट इक्वेशन क्या है सर, C इज इक्वल टू A प्लस BX1 प्लस CX2 प्लस में U। सर C जो है, C इंडिकेट करता है कॉस्ट को, ध्यान देना, C इंडिकेट करता है कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा मेरी कॉस्ट क्या होगी। और ध्यान देना ये एस्टिमेशन है, तभी मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी जब मैं प्रोडक्शन करूंगा। ए जो है, ए एक फिक्स्ड कॉस्ट को इंडिकेट करता है, कांस्टेंट जो है, जो आपकी कांस्टेंट कॉस्ट होती है उसको इंडिकेट करता है ए। तो यू कैन से सर ए जो है वो एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, उसका रेंट जा रहा है 1,00,000 रुपए। सर मैं 1 यूनिट बनाऊं, 10 यूनिट बनाऊं, 100 यूनिट बनाऊं, अगर रेंट 1,00,000 रुपए का जा रहा है तो वो 1,00,000 रुपए तो रहेगा। अगर मेरे पास जो स्टाफ है मैं उनको सैलरी पे कर रहा हूं 50,000 रुपए की, मैं 1 यूनिट बनाऊं चाहे 10 यूनिट बनाऊं, सर वो सैलरी तो 50,000 ही रहने वाली है। तो ए यहां पे क्या है, ए यहां पे कांस्टेंट कॉस्ट है जिसको आप फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हो, जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती। 1 यूनिट बनाऊं तो भी उतनी कॉस्ट आए, 10 यूनिट बनाऊं तो भी उतनी कॉस्ट आए, तो सर दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इंडिकेटेड बाई ए, इंडिकेटेड बाई ए। X1, सर B के साथ X1 अटैच है, तो पहले ये जान लो कि ये B क्या है। सर B की अगर मैं बात करूं तो B जो है एक वेरिएबल कंपोनेंट को इंडिकेट करता है, जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो। तो सर B क्या है, B होता है वेरिएबल कॉस्ट। सर ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट किसी भी उस कॉस्ट को आप बोल सकते हो जो प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चलेगी। जैसे से एग्जांपल, अगर मैं आपको 300 रुपए की एक बुक देता हूं, मैं अगर मान लो अपने एक स्टूडेंट को 300 रुपए की एक बुक देता हूं, 300 रुपए के नोट्स देता हूं, अब आपने हमारी क्लासेस बाई करी और मान लो आपने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया और हम आपको 300 रुपए की एक बुक दे रहे। अगर मेरे पास एक बच्चा होगा तो 300 रुपए मेरी बुक की कॉस्ट है, अगर 10 बच्चे होंगे तो 300 इंटू 10, सर 3,000 रुपए मेरी बुक्स की कॉस्ट आएगी। मतलब ये वो कॉस्ट है बुक्स की कॉस्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ साथ चलेगी। एक बच्चा 300 रुपए, 2 बच्चे होंगे 300 इंटू 2 600, 5 होंगे 300 इंटू 5 1500, 10 होंगे 300 इंटू 10 3,000। तो कोई भी कॉस्ट अगर नंबर ऑफ यूनिट के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चलती है तो उस कॉस्ट को बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। डिटेल में हमें आगे जाके नो डाउट डिस्कस करना है, फिलहाल अपना चल रहा है इंट्रोडक्शन। तो B जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को इंडिकेट करता है और X1 जो है वो आउटपुट को इंडिकेट करता है। 1 यूनिट बनाऊंगा, सर 1 यूनिट बनाऊंगा, अगर 10 रुपए की कॉस्ट है तो 10 इंटू 1, यही अगर 2 यूनिट बनाऊंगा तो 10 इंटू 2 हो जाएगा, 3 बनाऊंगा तो 10 इंटू 3 हो जाएगा, इस तरीके से। CX2, सर CX2, X2 जो है वो यहां पे प्लांट साइज है, प्लांट का साइज है। मान लो आपका प्लांट है, मान लो आपका प्लांट है जिसपे आप 10,000 यूनिट बना सकते हो, लेकिन अगर आप 10,000 यूनिट तक बनाओगे तो आपकी कॉस्ट ये आएगी प्लांट के साइज के अकॉर्डिंगली। मान लो आपकी कॉस्ट है, कोई कॉस्ट है 50,000 रुपए की और प्लांट का साइज क्या है 10,000 यूनिट की, तो सर 10,000 यूनिट तक तो आपकी ये कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक्सपेंशन करूंगा तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। तो कोई भी कॉस्ट अगर प्लांट के साइज पे डिपेंड करती है तो दैट इज इंडिकेटेड बाय कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज। सी तो वही कॉस्ट ही है, लेकिन कॉस्ट ये किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द प्लांट साइज। सर प्लांट के साइज के अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉस्ट है उसमें कोई वेरिएशन आएंगे तो आप यहां पे कंसीडर करोगे। यू, सर यू जैसा कि मैंने आपको जोड़ दिया पहले भी कि सर हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट की, एस्टिमेशन जो है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एस्टिमेशन में थोड़ा बहुत एरर हो सकती है। तो यू क्या इंडिकेट करता है, इफेक्ट ऑफ अदर ओमिटेड वेरिएबल। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई वेरिएबल छोड़ दिया, कोई मिस्टेक हो गई किसी भी एस्टिमेशन में, तो उसकी वजह से अगर और कोई कॉस्ट इनकर होनी है
तो वो आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो दैट इज इंडिकेटेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर होगी सर, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी कवर होगी, प्लांट के साइज के अकॉर्डिंगली कोई कॉस्ट है वो भी कवर होगी, और अगर कोई अदर ओमिटेड वेरिएबल है, कोई मिस्टेक वगैरह है, कोई एरर वगैरह की वजह से अदर कॉस्ट भी आनी है तो वो भी आप कंसिडर करोगे। तो कॉस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू प्लस में यू। सी इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ए फिक्स्ड कॉस्ट को इंडिकेट करेगा, बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को इंडिकेट करेगा, बी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को इंडिकेट करेगा, ताकि x1 जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को इंडिकेट करेगा, cx2 प्लांट साइज के अकॉर्डिंगली कॉस्ट, और u इज द एनी अदर ओमिटेड वेरिएबल कह सकते हैं, या फिर कोई भी एरर अगर रह गया था तो उसकी वजह से अदर कोई कॉस्ट ऐड करनी हो तो वो आप कर सकते। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको दो तरीके के एनालिसिस देखने को मिलेंगे, वन इज डिमांड एनालिसिस एंड वन इज कॉस्ट एनालिसिस। वन इज कॉस्ट एनालिसिस। यहां पे मैंने लिख दिया है कि ये जो कॉस्ट इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, बाय एस्टिमेटिंग द थ्री पैरामीटर्स। सर थ्री पैरामीटर कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए बी और सी, ए बी एंड सी, वी कैन एस्टिमेट द चेंज इन सी पर यूनिट। सी मतलब कॉस्ट, कि एक यूनिट की कॉस्ट में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन, ध्यान देना यहां पे, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप क्या एनालाइज कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो कि इस कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, इस कॉस्ट में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन यूनिट। अगर x1 में कोई चेंज आए तो c में कितना चेंज आएगा। लेकिन ये तभी और तभी पॉसिबल है जब बाकी जो वेरिएबल्स हैं आप उनको कांस्टेंट मान के चलो। a शुड बी कांस्टेंट, b शुड बी कांस्टेंट, cx2 शुड बी कांस्टेंट, u शुड बी कांस्टेंट। u तो देखो वैसे भी अदर ओमिटेड वेरिएबल, इसको छोड़ भी दोगे तो चलेगा, a कांस्टेंट रहेगा, b कांस्टेंट रहेगा और cx2 कांस्टेंट रहेगा। केवल x1 में चेंज आएगा, और आप जानना चाहते हो यूनिट में चेंज आने की वजह से कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, तो अदर वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो बाय एस्टिमेटिंग द थ्री पैरामीटर्स a b and c, we can estimate the change in c per unit due to change in one independent variable, say x1, कि सर x1 जो 10 यूनिट में बना रहा था, अगर मैं 10 की बजाय 15 यूनिट बनाऊं तो बताओ कॉस्ट में क्या चेंज आएगा। तो x1 मैंने चेंज कर दिया, लेवल ऑफ आउटपुट मैंने चेंज कर दिया। व्हेन द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट, लेकिन ये तभी और तभी आप पता कर पाओगे जब अदर वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रखोगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सर पहले मैं 10 यूनिट बनाता था, अभी मैं 15 यूनिट बनाना चाहता हूं, तो 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाऊंगा इससे कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो कंडीशन ये है कि a शुड बी कांस्टेंट, b शुड बी कांस्टेंट, और यहाँ पे ये cx2 जो है दैट शुड बी कांस्टेंट। मतलब प्लांट का साइज तो कांस्टेंट रहना ही चाहिए और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस के लिए है कि सर c में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन वन वेरिएबल, ड्यू टू चेंज इन वन वेरिएबल, और बाकी जो वेरिएबल है वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे जाने से पहले एक बार आपके सामने जो स्लाइड्स आई है वो आप पढ़ के देखो। ये एक इंट्रोडक्शन है कि सर इकोनॉमिक्स के अंदर आपको दो एनालिसिस कवर करने हैं, डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स, मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड। कॉस्ट एनालिसिस में कॉस्ट की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, a प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू प्लस यू, और आपको पता होना चाहिए a फिक्स्ड कॉस्ट है, b वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, x1 लेवल ऑफ आउटपुट है, cx2 जो है प्लांट साइज है, u इज द अदर ओमिटेड वेरिएबल कॉस्ट। एक बार आगे पढ़ने से पहले ये सारी की सारी जो स्लाइड्स है ये आप रीड करके देखेंगे। आपको किसी भी तरीके का कॉपी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज जो स्लाइड्स है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अगर आप सॉफ्ट कॉपी अवेल करते हो तो इन द अगर आप हार्ड कॉपी अवेल करते हो तो ऑफ कोर्स नो डाउट
प्रिंटेड बुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। किसी भी तरीके का कॉपी नहीं करना है आपने, जस्ट केवल और केवल कॉन्सेंट्रेट करना है रीड करने पे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना है, ताकि हम इजीली जो है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। और एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अच्छी खासी एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सको। एक बार आपके सामने जितनी भी स्लाइड्स आई है, एक बार आप उसको रीड करके देखो। ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करना है आपने, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको हम इजीली अटेम्प्ट कर सके। दिस इज द रीजन कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हम यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकअप्स में करने वाले हैं। मतलब कोशिश रहेगी कि पैराग्राफ फॉर्म में ना चीजों को पढ़कर हम उनको बुलेट्स की फॉर्म में पढ़ें, सेंटेंस की फॉर्म में पढ़ें, ताकि किसी भी लाइन पे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बना के अपने सामने रख दे तो हम उसका इजीली आंसर प्रेजेंट कर सकें, दे सके आंसर।
अब बात आती है सर, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। सर ये इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक हिंट दिया, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो मतलब ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, अगर कोई भी नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी है, तो वो यहां पे इकोनॉमिक्स में कवर नहीं होगी। अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाऊं, अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाऊं, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको फ्री में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं, सर दैट विल बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस। ध्यान देना वर्ड पे, इकोनॉमिक्स क्या है? सर इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। सर साइंस वो भी सोशल, तो सोशल की अगर जब हम बात करते हैं तो सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, वो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, दिस इज द सोशल साइंस। सर साइंस किसी भी सब्जेक्ट को तब बोला जाता है जब उस सब्जेक्ट के अपने कुछ मेथड्स होते हैं, अपनी कुछ अजम्पशंस होती है, अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस। सर सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका अपना अपना एक बिहेवियर होता है। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका अपना अपना एक बिहेवियर होता है। जैसे नॉर्मल अगर मैं कॉमन बिहेवियर की बात करूं, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस एग्जिस्टिंग से कम हो जाता है, तो सर उस सिचुएशन में लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो लोग उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। सर ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स का एक रूल ही तो है। और ये कहां से आया? सर ये आया सोसाइटी से, ह्यूमन के बिहेवियर से। एक्चुअल में ऑथर ने देखा होगा कि जब प्राइस कम हुआ तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, जब प्राइस कम हुआ तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, और जब प्राइस ज्यादा हुआ तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। जब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हुआ, जब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हुआ तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। तो ये क्या था? ये सोसाइटी का एक बिहेवियर ही तो था। तो सोसाइटी के बिहेवियर के बेसिस पे एक रूल क्रिएट कर दिया गया इकोनॉमिक्स में कि आपको कॉमन नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो ह्यूमन रहते हैं उनके बिहेवियर का एक एनालिसिस करना इकोनॉमिक्स में कवर होता है। कि अगर प्राइस कम होगा तो ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है, उसको स्टडी करना इकोनॉमिक्स में कवर होता है। जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स को क्या बोल दिया गया? सोशल साइंस। तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो पर्सन रहते हैं उनको स्टडी करना इकोनॉमिक्स में कवर होता है। इस वजह से इकोनॉमिक्स को क्या नाम दिया गया? सोशल साइंस। इट एक्सप्लेन्स, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं फीस लेकर, सर दिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूं, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटिंग टू अर्निंग ऑफ मनी, मैं आपको पढ़ाकर पैसा अर्न कर रहा हूं, एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी, आप क्या कर रहे हो? पढ़ने के लिए पैसा स्पेंड कर रहे हो। या फिर मैं कहूं कि मैं पैसा कमाने के लिए, मैं पैसा कमाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको पढ़ाने के लिए मैं काफी सारे खर्चे भी इनकर कर रहा हूं। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए टैब यूज कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए वेबकैम यूज कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए एक स्पेस यूज कर रहा हूं, जिसकी मेरी या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, अगर मेरा खुद का घर है तो, मेरा खुद की बिल्डिंग है तो, या फिर मैंने अगर रेंट पे लिया हुआ है तो उसके लिए रेंटल कॉस्ट आएगी, स्टाफ को मैं पे करूंगा ताकि वो मैनेजमेंट को देख सके, लाइटिंग वगैरह जो मैं यूज कर रहा हूं उसके खर्चे। तो सर इकोनॉमिक क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि की जा रही है किस लिए? पैसा कमाने के लिए या खर्च करने के लिए, बस उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर केवल और केवल
इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कवर की जाएगी, नॉन इकोनॉमिक कवर नहीं किया जाएगा। नॉन इकोनॉमिक मतलब वही फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको फ्री में पढ़ा दूं, नॉन इकोनॉमिक है। मेरी वाइफ मुझे खाना बना के खिलाती है घर पे, नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाता हूं खाना खाने के लिए, सर पैसा खर्च करना पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सोशल साइंस, इट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सोशल साइंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो इकोनॉमिक्स है, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी देखो इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी मेन इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं। लेकिन ह्यूमन वांट्स जो है, ह्यूमन जो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी की जो वांट्स है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितना भी पैसा कमा लो, वो लिमिटेड ही माना जाएगा। आप कितना भी पैसा कमा लो, वो लिमिटेड ही माना जाएगा। आपकी जेब में मैं कहता हूं 10 लाख रुपए तो भी वो लिमिटेड है, 10 लाख ही तो है। 10 करोड़ है तो भी वो लिमिटेड ही है, क्योंकि 10 करोड़ ही तो है। लेकिन ह्यूमन की वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं पे भी नहीं है। सिंपल सी मैं बात करूं तो आज अगर किसी को एक घर खरीदना है, अगर आप आज किसी को एक घर खरीदना है, तो एग्जांपल उसका ड्रीम है 100 गज का घर खरीदना, वो 100 गज का खरीद लेगा। जैसे वो 100 गज का खरीद लेगा, उसका ड्रीम बड़ा हो जाएगा, मुझे 200 गज का चाहिए। 200 का कभी खरीद लेगा, उसका और ड्रीम बड़ा हो जाएगा, 500 गज का खरीद लो। तो जो ह्यूमन वांट्स होती है वो हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जबकि मार्केट में जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है, वो तो लिमिटेड ही होते हैं। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू ट्रांसफर सोसाइटी रिसोर्सेज इनटू कंज्यूमेबल कमोडिटीज बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सर, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगी? जब आप सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं, उनको कंज्यूमेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करोगे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करोगे। लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। इट इज ए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ह्यूमन वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और सोसाइटी के रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सर, सोसाइटी में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। जैसे से एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर जेब में 1 लाख रुपए हैं, आपके पास अगर जेब में 1 लाख रुपए हैं, और आप क्या खरीदना चाहते हो? आप सर टीवी भी खरीदना चाहते हो, आप फ्रिज भी खरीदना चाहते हो, आप एसी भी खरीदना चाहते हो, आप माइक्रोवेव भी खरीदना चाहते हो, आप मोबाइल फोन भी खरीदना चाहते हो। तो सारी चीजें तो 1 लाख रुपए में नहीं आने वाली। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करनी पड़ेगी चॉइस कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसमें आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है, वांट्स जो है अनलिमिटेड, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो आपको इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी ये जो डिमांड है, आपको अपनी ये जो वांट्स है, इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सर सबसे पहले मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हो। मान लेते हैं से एग्जांपल, ये मैंने जो 5 आइटम आपके सामने रखे, आप 1 लाख रुपए में केवल 2 ही आइटम खरीद पाओगे। तो सर 2 आइटम अगर आप खरीद पाओगे, तो आप अपनी वांट्स देखो कि 5 में से जो 2 आइटम आप खरीद पाओगे, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कौन से 2 आइटम में मिलेगा? सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी 2 आइटम की वो कौन सी है? वो आप अगर खरीदते हो यहाँ पे, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि सर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जबकि वांट्स जो है अनलिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है ताकि ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट हो इकोनॉमी में। तो
द सेंट्रल टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ विच कमोडिटी आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सर प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करे ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ह्यूमन वांट्स का वो आपको ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिले। तो डिसाइड ये करना है कि जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूसर क्या क्या बनाए ताकि जब वो बनाएगा प्रोडक्शन होगा तभी तो कोई खरीदेगा, खरीदेगा तभी तो कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन करेगा तभी तो उसकी वांट सेटिस्फाई होगी। तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है जो रिसोर्सेज है उसमें कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बनाए ताकि ह्यूमन वांट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फाई किया जा सके। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करोगे तभी तो वो आपको उसके बदले में पैसा देने को तैयार होगा। अगर आप उसकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो आपको पैसा उसके बदले में क्यों देगा? भाई सिंपल सी बात है, आप बनाते हो टीवी, आप बनाते हो टीवी, कस्टमर को टीवी नहीं, कस्टमर को एसी चाहिए। कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, एसी दिखाओ, आप कहते हो एसी नहीं है टीवी खरीद लो, नहीं खरीदेगा सर, वो नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि जब उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो उसके बदले में आपको किसी भी तरीके का पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर को यह डिसाइड करना है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से यूज किया जाए ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। द फर्म्स जो प्रोडक्शन करती है, द फर्म्स आर प्रोडक्शन यूनिट्स, जो प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्शन यूनिट्स है, और जो कंज्यूम करेगा हाउस होल्ड जो है दीज आर द कंजम्पशन यूनिट, दीज आर द कंजम्पशन यूनिट। अपने एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, मैं प्रोडक्शन यूनिट हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप कंजम्पशन यूनिट हो क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप ग्रैब कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। यही प्रोडक्ट के केस में अगर हम बात करें, प्रोडक्ट के केस में बात करें तो जैसे ये लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूं, तो लैपटॉप बनाने वाली जो कंपनी है एचपी का लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूं, तो एचपी जो कंपनी है वो प्रोडक्शन यूनिट से, और मैं उनके लिए क्या हूं? एक कंजम्पशन यूनिट हूं। डेली बेसिस पे जो हम खाते पीते हैं, सिंपल सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको बना रही है प्रोडक्शन यूनिट से और हम उसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वी आर द कंजम्पशन यूनिट। तो जो फर्म होती है वो प्रोडक्शन यूनिट होती है और जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन यूनिट होती है, कंजम्पशन यूनिट होती है। These firms, ये जो फर्म्स हैं, बाई डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो आइटम यूज किए जाते हैं, जो जो सर्विसेज यूज की जाती है, वो सारी की सारी कहलाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो आप आइटम यूज करते हो, जो जो सर्विसेज किसी की भी यूज करते हो, वो सब कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? मशीन यूज करी जाती है सर, लेबर यूज की जाती है, बिना रॉ मटेरियल के तो कोई प्रोडक्ट आप बना ही नहीं सकते। तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीन हो गया, ये क्या है? दीज आर द प्रोडक्शन फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिना इसके आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते। एंड प्रोड्यूस एंड सेल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो फर्म क्या करती है? फर्म सर्विसेज लेती है, फर्म रॉ मटेरियल खरीदती है, लेबर की सर्विसेज लेती है, मशीन खरीदती है, उस पर प्रोडक्ट बनाती है, लेबर से प्रोडक्ट बनवाती है और उसको बेच देती है। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट और अलग अलग तरीके के सर्विसेज हैं जो फर्म आपको प्रोवाइड कराती है। मेन पर्पस क्या है? द मेन एम ऑफ दिस फर्म इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। देखो फर्म्स क्यों कर रही है ऐसा, फर्म इतनी मेहनत क्यों करे, मटेरियल खरीदे, लेबर हायर करे, मशीनरी हायर करे, प्रोडक्ट बनाए, आपको प्रोवाइड कराए, क्यों मेहनत कर रही है? सर अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। और हाउस होल्ड जो है, द हाउस होल्ड ऑन द अदर हैंड ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। और कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पे आकर माल खरीद के लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है? सर अपनी जो वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम
सेटिस्फैक्शन जनरेट करने के लिए फ्रॉम दियर कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, फर्म प्रोड्यूस करती है। ध्यान दो फिर से, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस। सर इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, रीजन क्या है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, इसमें केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवर किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मनी ट्रांजेक्शन, जहां पे पैसा अर्न करने की बात चल रही हो, खर्च करने की बात चल रही हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो जो प्रोडक्शन यूनिट है, फर्म जो है, उसको ये डिसाइड करना है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उससे क्या क्या प्रोडक्ट कितना कितना बनाया जाए और हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि हाउस होल्ड को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और हाउस होल्ड उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा मनी पे करने को तैयार हो, ताकि मुझे एज ए फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो। इसके लिए प्रोडक्शन यूनिट क्या करती है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है, मटेरियल, मशीन, लेबर, ये सब यूज करती है। तो मेन टारगेट क्या है, फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती है और हाउस होल्ड अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करना चाहता है बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड दीज आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स। आगे जाने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि ये जो दो स्लाइड आपके सामने आई है, ये आप एक बार पढ़ के देखो। दीज आर द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें से आपको एग्जाम में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्लाइड काफी अच्छे से एक बार रीड करके देखो। मेन आपको अपना जो क्लासेस का डिस्कशन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और क्लास के डिस्कशन के बाद, मतलब क्लास कंप्लीट करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, आधा घंटा देकर जो क्लास में आपको करवाया गया है सेम डे आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि इससे आप पे किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं आएगा और बहुत इजीली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन का तरीका यही है कि नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आपको पीछे का जो है वो रिवाइज करके बैठना चाहिए। वैसे हम हर क्लास के अंदर पीछे का रिवीजन करवाते हैं, बट देखो आपको भी तो जब हम रिवीजन करवा रहे होंगे तभी समझ आएगा जब आप ऑलरेडी उसको पढ़ के बैठे होंगे। तो पॉलिसी यही है, चाहे आप फाउंडेशन की बात करो, इंटर की बात करो, फाइनल की बात करो, टफ कुछ भी नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। किस तरीके की कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी इस बात की, जिस दिन जो आपने क्लासेस में कवर किया है सेम डे आप उसको रिवाइज करोगे और नेक्स्ट डे क्लास लेने से पहले एक बार 10 से 15 मिनट देकर जो टॉपिक आपका चल रहा है उस टॉपिक को एक बार गो थ्रू करोगे, ताकि जब आपको आगे से पढ़ाया जाए, क्लास में उस चीज को रिवाइज करवाया जाए, आपको और ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आएगी। इससे क्या होता है, इससे एक बार तो हमने जब पढ़ाया तब आपको चीजें समझ में आ गई, दूसरा जब आपने सेम डे रिवाइज किया तो तभी तो आपने पढ़ा था, तो इजीली आपने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट डे आप क्लास से पहले जब रिवाइज करके बैठोगे तो थोड़ा सा कल और आज में गैप आ गया, सर थोड़ा सा माइंड खाली हो गया, अब मैं चीजों को अगर भूल गया था तो दोबारा माइंड में आ जाएगी। जब हम रिवाइज कराएंगे दोबारा से तो आपको बिल्कुल पक्का अच्छे से याद हो जाएगा, जो आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद देखो, ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है सर, इकोनॉमिक्स का मैटर क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स में क्या मैटर डिस्कस किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में बात की जाती है कंजम्पशन की, कंजम्पशन से कस्टमर को, कंज्यूमर को, कंजम्पशन से कंज्यूमर को
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जनरेट होना चाहिए। प्रोडक्शन की बात की जाती है, सर प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन फर्म है, प्रोड्यूसर जो है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। साथ में एक्सचेंज की बात भी की जाती है। एक्सचेंज मतलब आप मेरी क्लासेस को बाई करने के लिए क्या पे करने को तैयार हो, या मैं अपनी क्लासेस आपको देने के लिए कितना पैसा लूंगा। मतलब आइटम टू आइटम पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, सर मेरे पास एक आइटम है, वो मैं आपको दूं, आप मुझे उसके बदले में दूसरा आइटम दो। लेकिन अब तो क्या है, एक्सचेंज जो होता है वो मनी के अकॉर्डिंगली होता है। सर मैं आपको अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूं, बट उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। सिमिलरली मैं मार्केट में अगर अपनी नीड की चीजें खरीदने के लिए जाऊंगा, तो उन आइटम को खरीदने के लिए मुझे आगे फर्दर पैसा देना पड़ेगा। तो एक्सचेंज का मतलब यही है, किस आइटम को लेने के लिए कितना कितना कंज्यूमर पे करने को तैयार है, और प्रोड्यूसर जो यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट जो है, सेलर जो है, वो अपने आइटम को देने के लिए कितना पैसा लेगा। एक्सचेंज हमें देखना है। साथ में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। जब बात आएगी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम उसमें बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर कई फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कई फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। नाम मैं अभी लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, नो डाउट काफी सारे बच्चों को पता होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या कवर्ड होता है, उसके लिए उनको क्या क्या मिलता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शायद ना पता हो या याद ना हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन में फैक्टर यूज किए गए हैं, उनको अपनी सर्विसेज के बदले में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर मेरी जेब में 100 रुपए आया, तो वो 100 रुपए कमाने के लिए मेरा स्टाफ भी है, बिल्डिंग भी यूज हो रही है, तो इन सब में उनका हिस्सा है। तो जो 100 रुपए मेरी जेब में आए, उसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि ये रेंट के नाम से है, ये स्टाफ की सैलरी के नाम से है, ये मेरा खुद का प्रॉफिट है, कुछ इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, उसमें मेनली 4 पॉइंट्स हैं जो अपने को डिस्कस करने हैं सर। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको ऑफ कोर्स मैं आज आपके माइंड पे ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। आज मैं आपके माइंड में ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा सर? आज की क्लास में बहुत छोटा सा डिस्कशन हमने किया है। क्या डिस्कशन किया सर? कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें डिमांड एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है। जब डिमांड एनालिसिस की बात आती है, तो मतलब फोरकास्टिंग ऑफ सेल करना है। साथ में आप मैनिपुलेशन ऑफ सेल भी कर सकते हो बाय एडवर्टीजमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी, या फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट प्लान को अडॉप्ट करके। कॉस्ट एनालिसिस में आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, C इज इक्वल टू A प्लस BX1 प्लस CX2 प्लस में U। और इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कवर होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा मतलब अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम है रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है कि जो रिसोर्सेज हैं उसमें वो कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाकर कस्टमर को, कंज्यूमर तक पहुंचाए, ताकि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। और इसके लिए वो कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनिंग वगैरह ये सब यूज करता है। मेन टारगेट क्या हुआ सर? प्रोडक्शन फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमम चाहती है और कंज्यूमर जो है वो अपना सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा चाहता है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की अगर मैं बात करूं, तो 4 पॉइंट्स है जो अपने को, 4 सब्जेक्ट मैटर हैं जो अपने को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने हैं। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये जो 4 मैटर्स हैं इनको काफी डिटेल्स में अपने को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करना है। विद अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको दूंगा, ताकि आपको क्लास में बैठे बैठे ही चीजें याद हो जाएगी, और जैसे ही आप क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करेंगे, 5 मिनट में आपको सारी चीजें याद भी हो जाएगी, और एग्जाम में आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, MCQ क्वेश्चन, उसका आप बहुत इजीली आंसर दे पाओगे। बट उसके लिए कंडीशन केवल एक है, क्लास खत्म होने के बाद टाइम निकालो, थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा दो, रिवाइज करो, और नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले 5 से 10 मिनट देके रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑफ कोर्स आगे का मैटर स्टार्ट करने से पहले पीछे का जो भी पोर्शन होगा
इस टॉपिक का वो मैं आपको रिवाइज जरूर करवाऊंगा। चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं पे ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।